हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अंडरवर्ल्ड की एक प्रसिद्ध हत्यारी थी, जिसे उसके माता पिता ने छोटी उम्र में ही बेच दिया था और उसे हत्यारे के रूप में सख्ती से पाला गया था। इसलिए कभी भी उसे जिंदगी में कभी भी पापा और माँ का प्यार नहीं मिला। एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसकी आंखें खुलती है तो वह देखती है कि अनगिनत लोगों की जान लेने की वजह से वह नरक में है। हालांकि एक अच्छे काम करने की वजह से उसे पुनर्जन्म लेने की अनुमति मिली। इसने क्या अच्छा काम किया, इसे हमें स्टोरी में बताया जाएगा। वह एक शाही राजकुमारी पेट्रिसिया के रूप में जन्म ली थी। उसे शाही परिवार को बचाने का आदेश दिया गया था। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यह संसार एक हेल है। हमें दिखाया जाता है कि एक जेल के अंदर बहुत सारी लड़कियां कैद रहती हैं। एक आदमी बोलता है कि आप आ गए, आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। मिस्टर मार्केस, हमेशा ताकतवर लोग कमजोरों पे अत्याचार करते हैं। चिंता मत करिए कि वे सभी गंदे हैं, हम तो बस उन्हें धोने ही वाले थे। आप इनकी नीलामी से पहले इनके मजे ले सकते हैं। सच तो यह है कि जो लोग बदकिस्मत हैं वे सभी शक्तिहीन हैं। मार्केस एक लड़की की तरफ इशारा करता है। उस लड़की को कारागार से बाहर लाया जाता है और उसे जमीन पर गिरा दिया जाता है। मार्केस और वह आदमी लड़की को देख के खुश हो रहे होते हैं। मार्केस उस लड़की की ठोड़ी को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अवश्य ही खरीदूंगा। मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद है, जो भावहीन होने का दिखावा करती हैं। मैं उन्हें निराश करता हूँ और मुझे यह बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वह लड़की अपने हाथों से जंजीर निकाल देती है और बोलती है कि जो डाटा मुझे तुम्हारे बारे में मिला था वह बिल्कुल सही था। यह देख के मार्केस हैरान हो जाता है। उसके पीछे खड़ा आदमी जमीन पे गिर जाता है। मार्केस बोलता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? तभी वह लड़की मार्केस के गले में सुई घोंप देती है, जिसकी वजह से वह बेहोश होकर गिर जाता है। वह लड़की एक कपड़े को पानी की बाल्टी में डालते हुए बोलती है कि ऐसा ही कुछ। उस कपड़े को निकाल के मार्केस के मुंह पे रखते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी मौत हूँ, अलविदा मार्केस। वह लड़की जेल के अंदर चाबी फेंक देती है। इस दुनिया में कमजोर लोगों को खाए जाने से बचने के लिए एक साथ आना होगा और दूसरों को खा जाना होगा। वह सभी लड़कियां जेल से बाहर आ जाती हैं और जो आदमी वहाँ बेहोश हो गया था उसे मार डालती हैं। हमें एक अंधेरी रात दिखाई जाती है जहाँ पे बारिश हो रही होती है। एक आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मार्केस के शरीर पर कोई घाव नहीं था, उनके शरीर पे जहर का कोई निशान नहीं था। ऐसा लगता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। जैसा तुम्हें आदेश दिया गया था तुमने वैसा ही काम किया है। यह जन तुम्हारे काम का इनाम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह काम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही आसान था। जैसा कि मृत्यु की देवी से उम्मीद थी, यह लोग तुम्हारा अगला काम। जिन लोगों के पास शक्ति होती है वे अपने पास शक्ति को बनाए रखने के लिए दूसरों को खा जाते हैं। यह लड़की एक लेजेंडरी असैसिन है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा ही छोटी है। हमारी मेन कैरेक्टर सोचती है कि मुझे निराश नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह एक राक्षस था जिसने पहले ही दर्जनों लोगों को मार डाला था। ऐसे लोग बनने के लायक ही हैं। तभी हमें वॉच टावर दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्यारी सी बिल्ली होती है। हमारी मेन कैरेक्टर उस बिल्ली के पास जाती है, उसे अपने कपड़ों से ढक देती है, जिसके बाद वह बिल्ली अपनी आंसू भरी नजरों से हमारी मेन कैरेक्टर को देखने लगती है। यह देख के हमारी मेन कैरेक्टर स्माइल करने लगती है। तभी जहाँ पर वह खड़े होते हैं वह हिस्सा टूट जाता है और वे दोनों ही वॉच टावर से नीचे गिर जाते हैं। तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वह वहाँ पे होती है जहाँ पर लोगों का डिसीजन होता है कि वह स्वर्ग जाएंगे या नर्क। हमारी मेन कैरेक्टर के चारों तरफ फेरीज उड़ रही होती है। वह बोलती है कि इस लड़की ने हजारों लोगों की लाइफ ली है, इसलिए इसको हेल में भेजना चाहिए। तभी बिल्ली बोलती है कि कृपया रुक जाइए, इस लड़की ने मुझे बचाया था, इस लड़की पे दया करिए, वह मुझे बचाते हुए ही मारी गई थी, उसके पास बहुत प्यारा दिल है। तभी हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा चरित्र बहुत ज़्यादा ही भयानक है। किटी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि क्या आप नर्क में जाना चाहती हैं? तभी हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं हमेशा से ही मरना चाहती थी, लेकिन कोई भी मुझे मार नहीं पाया था। तभी एंजल कहता है कि तुम्हारे पास एक भयानक चरित्र है, फिर भी तुमने किसी की जान बचाई थी। मेरे पास एक काम है जिसे करने के लिए मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। एंजल जादू कर देता है और बोलता है कि जाइए और प्यार की पावर के बारे में सीखिए। तभी हमें एक चश्मा वाला लड़का दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ऐसा लगता है कि इसने अपनी आंखें खोल ली हैं। हमारी मेन कैरेक्टर सोचती है कि यह कौन सी जगह है, लेकिन मुझे अच्छा फील क्यों हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह आदमी एक छोटी सी बच्ची को गले से लगाते हुए बोलता है कि यह तुम्हारे दूध पीने का वक्त हो चुका है। यह सुनकर वह लड़की हैरान सा मुंह बना लेती है और सोचती है कि यह क्या हो रहा है। हमारी मेन कैरेक्टर को पालने में लिटा दिया जाता है। यह एक प्रकार का बच्चों का झूला होता है जिसमें बच्चों को रख के उन्हें सुलाया जाता है। हमारी मेन कैरेक्टर का एक भाई अपने हाथ में एक दूध की बोतल लिया हुआ होता है और दूसरा भाई झुनझुना बजा रहा होता है।
हमारी मेन कैरेक्टर सोचती है कि यह किस प्रकार का नरक है। मेरा नाम पेट्रिशिया है, मैं एक आम से 1 साल की बच्ची हूँ, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने पिछले जन्म में एक असैसिन थी जिसने हजारों लोगों को मारा था। एक दिन मैं एक बिल्ली के बच्चे को बचाते हुए वॉच टावर से नीचे गिर गई, लेकिन मौत के बाद मैं फिर से इस बॉडी में जन्म ली हूँ। पेट्रिशिया का एक भाई बोलता है कि वह हंग्री है, तभी दूसरा भाई बोलता है कि वह भूखी नहीं है, उसे अभी खेलना है। तभी पेट्रिशिया का बड़ा भाई उसे अपनी गोद में उठा लेता है। लियोनहार्ड वॉन एनेक पेट्रिशिया के बड़े भाई कहते हैं कि क्या हुआ मेरी छोटी प्रिंसेस, तुम हमेशा की तरह बहुत क्यूट हो। पेट्रिशिया के माथे पे किस कर लेते हैं। पेट्रिशिया के दोनों भाई पेट्रिशिया को अपने साथ ले जाने के लिए लड़ने लगते हैं। पेट्रिशिया का सबसे बड़ा भाई लियोनहार्ड कहता है कि मैं पेट्रिशिया को अपने साथ मॉम से मिलने के लिए ले जाना चाहता हूँ। गिलबर्ट बोलता है कि मैं पेट्रिशिया को अपने साथ पिताजी से मिलने के लिए ले जाऊंगा। पेट्रिशिया सोचती है कि वे बस अपनी छोटी बहन से मिलना चाहते हैं जिससे उन्होंने 1 साल से नहीं मिला है। पिछले जन्म में मैं अनाथ थी, इसलिए यह सारे कोमल स्नेह मुझे अजीब लग रहे हैं। जब एंजल मुझे भेज रहा था तो उसने मुझसे कुछ कहा था। हाँ, मुझे याद है, उसने कहा था कि प्यार के बारे में जाने। तभी बालकनी में एक असैसिन आ जाता है। वह असैसिन खिड़की से अंदर आने लगता है। तभी पेट्रिशिया को उसके बारे में पता चल जाता है। तभी पेट्रिशिया अपने हाथों से गिलबर्ट का ब्रोच ले लेती है। तभी असैसिन उनके पीछे आके उन्हें मार नहीं जा रहा होता है। तभी पेट्रिशिया ब्रोच को असैसिन के ऊपर थ्रो कर देती है, जिसकी वजह से वह ब्रोच जाके असैसिन की आंखों में लग जाता है, जिसकी वजह से उस असैसिन की आंखों से खून बहने लगता है। वह असैसिन बेहोश हो जाता है और वह बालकनी से नीचे गिर जाता है। तभी पेट्रिशिया के भाइयों को कुछ आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता है, बस खिड़की ही खुली होती है। गिलबर्ट लियोनहार्ड से कहता है कि क्या यह खिड़की लंबे समय से खुली हुई है। लियोनहार्ड खिड़की को बंद कर देता है और बोलता है कि पेट्रिशिया को अवश्य ही सर्दी लग जाएगी, इसे बंद रखना अच्छा होगा। तभी गिलबर्ट का ध्यान अपनी ब्रोच पे जाता है। वह पूछता है कि मेरा ब्रोच कहाँ गया। लियोनहार्ड गिलबर्ट से कहता है कि तुमने अपना ब्रोच किसी दूसरे रूम में छोड़ दिया होगा। गिलबर्ट बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं छोड़ा था। लियोनहार्ड गिलबर्ट से पेट्रिशिया को ले लेता है और उसे पालने में लेटा देता है और गिलबर्ट से बोलता है कि चलो हम इसे साथ में ढूंढें। लियोनहार्ड और गिलबर्ट दोनों ही पेट्रिशिया के रूम से जाते हुए बोलते हैं कि बाय बाय माय क्यूट प्रिंसेस पेटी। तभी हम देखते हैं कि पेट्रिशिया एंजल के पास पहुंच जाती है। स्वर्गदूत बोलता है कि हेलो पेट्रिशिया, मुझे लगता है कि आपके पास आपकी मेमोरी वापस आ चुकी है। स्वर्गदूत पेट्रिशिया से बोलता है कि चलिए देर ना करें। वह खुशी से हंसते हुए बोलता है कि तुम इस राज्य को पतन से बचा सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत अच्छी असैसिन स्किल्स हैं। पेट्रिशिया अपनी तरफ उंगली करते हुए बोलती है कि मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची हूँ। स्वर्गदूत पेट्रिशिया को हवा में उड़ाते हुए बोलता है कि ऐसा चेहरा मत बनाओ। वह पेट्रिशिया को एक टेडी बेयर के ऊपर रख देता है। वह पेट्रिशिया के पास जाके बोलता है कि जिस राज्य में आपने जन्म लिया है वह जल्द ही खत्म होने वाला है। यह सुनकर पेट्रिशिया घबरा जाती है। आप पहले जिस वर्ष में रहती थी उससे 200 वर्ष पहले आपका पुनर्जन्म हुआ है। आपके समय में यह राज्य बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है। पेट्रिशिया बोलती है कि यह सब बताने का मुझे क्या मतलब है। स्वर्गदूत बोलता है कि शाही परिवार के सभी लोग एक के बाद एक हत्या की प्रयासों का शिकार बन गए। जल्द ही राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई और अंत में राष्ट्र खत्म हो गया। हालांकि यही उनका भाग्य था, लेकिन इस भाग्य को बदलना होगा। इसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग नहीं ले सकता हूँ। पेट्रिशिया स्वर्गदूत से बोलती है कि भले ही मुझे मृत्यु की देवी कहा जाता था, लेकिन फिर भी मैं किसी का भी फेद बदलने में असमर्थ हूँ। स्वर्गदूत पेट्रिशिया से बोलता है कि क्योंकि आप मृत्यु की देवी हैं, इसलिए आप इसमें सक्षम हैं। पर्याप्त मजबूत प्रभाव के साथ इस दुनिया में कुछ भी संभव है। तुम मजबूत बनो, आपको शुरू से शुरू करना चाहिए और यह मेरे तरफ से तुम्हारे लिए सजा है। मृत्यु की देवी, तुम सबसे बुरी हो। तुमने मेरे द्वारा दिए गए कई बहुमूल्य जीवन ले लिए। तभी पेट्रिशिया बोलती है कि लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। स्वर्गदूत बोलता है कि आपने अपने पिछले जीवन में कई हत्याएं की थी। ऐसे चरित्र होने के बावजूद आपने एक बिल्ली की मदद की, इसलिए आपकी आत्मा को अभी भी मुक्ति मिल सकती है। तुम्हारे लिए जिसने कभी प्यार नहीं जाना, मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्यार क्या होता है। आप अभी भी बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसलिए आप अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करें। अपनी मानसिक क्षमताओं और हत्या कौशलों पर नियंत्रण रखें। अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए इन शक्ति का उपयोग करें। इस राज्य का नाश होने से बचाएं। पेट्रिशिया स्वर्गदूत से बोलती है कि तुम कितने कष्टप्रद हो। क्या वह तुम ही थे जिसने मुझे पुनर्जन्म दिया था। स्वर्गदूत बोलता है कि अरे थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करो, आखिरकार मैं एक स्वर्गदूत हूँ। पेट्रिशिया स्वर्गदूत से बोलती है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं तुम्हें सुनूं। स्वर्गदूत बोलता है कि सिर्फ इसलिए कि आपने अपने पिछले जीवन की यादें
वापस पा ली हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस जीवन की हर चीज को भूल जाएं। क्या आप अपने पूरे परिवार के मर जाने से परेशान नहीं होंगी? पैट्रिसिया सोचने लगती है। फिर पैट्रिसिया बोलती है कि मैं सचमुच नहीं समझती कि प्यार क्या होता है। स्वर्गदूत वहाँ से खड़े होते हुए बोलता है, फिर भी तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। स्वर्गदूत पैट्रिसिया को वहाँ से भेजते हुए बोलता है कि जाओ, लव को समझो और उसका अनुभव करो और उसकी सुरक्षा करो। ऐसा करने के बाद तुम्हें अपनी आज़ादी मिल जाएगी। पैट्रिसिया की आंखें बंद हो जाती हैं। जब पैट्रिसिया आंखें खोलती है तो वह देखती है कि उसे एक आदमी चाकू से मारने वाला होता है। तभी पैट्रिसिया अपने पैरों से तकिए को उस असैसिन के ऊपर फेंक देती है। वह असैसिन अपने मुंह के ऊपर से तकिया हटा लेता है और देखता है कि पालने के अंदर कोई नहीं है। तभी पैट्रिसिया उस असैसिन के पीछे से जाके उस पर हमला कर देती है। पैट्रिसिया उस असैसिन के ऊपर बैठ के सोचती है कि शाही परिवार के सदस्यों का जीवन सचमुच खतरे में है, जिसका मतलब यह है कि मेरा जीवन भी खतरे में है क्योंकि मैं एक शाही परिवार की सदस्य हूँ। पैट्रिसिया सोचती है कि जिसे कभी मृत्यु की देवी कहा जाता था, अब वह पैट्रिसिया का जीवन जीने के लिए मजबूर है। पैट्रिसिया चाकू को उठाते हुए सोचती है कि सबसे पहले मैं कभी भी आत्महत्या नहीं करूंगी। दूसरा पॉइंट, अपना अतीत किसी को भी ना बताए। तीसरा पॉइंट, अपने मिशन के बारे में किसी को ना बताए। यह सभी प्रतिबंध पैट्रिसिया की आत्मा को, यानी कि मेरी आत्मा को बांधते हैं, इसलिए उन्हें तोड़ने की अनुमति नहीं है। पैट्रिसिया चाकू को देखते हुए सोचती है कि ये सभी नियम मेरे दिमाग के अंदर घर कर गए हैं और यह मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरा यह मिशन है कि मैं असैसिन से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूं। 11 साल बाद जब मेरा 12वां बर्थडे होगा तब इस किंगडम का खात्मा हो जाएगा। मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा था कि प्रेम का अनुभव करें और प्रेम की रक्षा करें, इसी के बाद ही तुम स्वतंत्र हो सकती हो। मैं अपनी फ्रीडम के लिए शाही परिवार की रक्षा करूंगी और जो भी उन्हें मारने आएगा उन्हें मार दूंगी। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।